नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जियास पॉइंट में। साथियों, हम बिहार DLED एग्जाम के लिए जीके जियास हिंदी और विज्ञान के साथियों सुपर सेट सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें साथियों आज हम जीके जियास के सुपर सेट 4 को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए साथियों एग्जाम से पहले इस वीडियो के एक रिवीजन के तौर पे आप देख के जरूर जाइएगा। साथियों, इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न पिछले बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, आज के इस सुपर सेट 4 को हम शुरू करते हैं जीके जियास के बिहार DLED एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है। साथियों, कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो इस विकल्प में साथियों झारखंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। कहता है, पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वोत्तर और पूर्वी घाट दिया गया है। तो साथियों पूर्वोत्तर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। कहता, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? साथियों प्रश्न कहता है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। किसे दिया? तो अकबर को दिया। ऑप्शन बी में साथियों अकबर दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? कौन है साथियों? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, OTCEI और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? दक्षिण अमेरिका, कहता है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया साथियों दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन साथियों ए याद रखिएगा। साथियों ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो इसे कंगारू का देश कहा जाता है। तो कंगारू वाला देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और साथ ही इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए। कहता है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, कहता संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण रोजगार। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद और कोलकाता दिया गया है। दोस्तों कहाँ स्थापित किए गए थे? तो दिल्ली में स्थापित किए गए थे। दिल्ली साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे यह साथियों ये सब शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? साथियों चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और शेरशाह, कथा अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह। साथियों यह युद्ध
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम साथियों फरीद खां था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है। इनमें से बताना है हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है। तो बृहत हिमालय श्रेणी साथियों प्राचीनतम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेला, सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला और सोनपुर मेला दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अब पुष्कर मेला। याद रखिएगा साथियों, बिहार का सबसे बड़ा मेला, पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, जो कि बिहार में लगता है। यह पशु का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए साथियों किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में साथियों मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बाबर, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं दिया गया है। साथियों बाबर याद रखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। कौन साथियों? तब बाबर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सुलह कुल की नीति किसने अपनाई। यह नीति साथियों किसके द्वारा अपनाया गया। तो अकबर के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 13 पे हम पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा। साथियों किस मुगल शासक ने लड़ा था खानवा और घाघरा का युद्ध। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब बाबर के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता है गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुषाण लिपि और टांकरी लिपि दिया गया है। साथियों कौन लिपि हो जाएगा। तो शारदा लिपि हो जाएगा। ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है साथियों। तो यह दिया जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा। ऑप्शन सी साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो आंध्र प्रदेश। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। यह संबंधित है साथियों राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या साथियों 17 कहता है भारतीय मूल के निम्नलिखित कथा किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। किसका नाम साथियों जुड़ा हुआ है। तो शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है साथियों। शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। हरियाणा, पंजाब, बिहार और साथियों उत्तर प्रदेश दिया गया। तो यह हरियाणा में है। ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता भारतीय संगीत में कहता अभंग किस देवता के भजन है। किस देवता के भजन है साथियों यह। तो यह भजन है विट्ठल साथियों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है।
साथियों यह आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो विरहोर जनजाति से यह आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला, कहता है राज पिथौरा कहाँ है? नई दिल्ली, ग्वालियर, कहता है अगरतला और आगरा साथियों दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा, नई दिल्ली साथियों इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है एजुत चांद, कहता है पूरा कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु साथियों दिया गया है। साथियों इसका उत्तर केरल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? यह किस प्रदेश का त्योहार है? तो यह त्योहार है साथियों असम का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? साथियों प्रत्येक साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जयपुर में। तो जयपुर साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्मारक, कहता प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? कौन साथियों इसको नियुक्त करता है? तो इन्हें नियुक्त करने का काम करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों बनना, कहता किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का साथियों कहता है परिणाम है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों, कहता है भूली परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 27 कहता है संबंधित, कहता है मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? अपवर्तन, कहता समग्र आंतरिक परावर्तन, विवर्तन और परावर्तन साथियों दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? साथियों किसके कारण आकाश कहता है नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। साथियों किस रंग का आकाश दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता समुद्र नीला प्रतीत होता है। साथियों समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? विकल्प दिया गया आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कहता जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण और अधिक गहराई के कारण साथियों दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पीला, लाल, नीला और बैगनी दिया गया है। दोस्तों किस रंग का होता है? तब बैगनी रंग का होता है। तब बैगनी ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? कौन दर्पण का या लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें साथियों? तो इसमें प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है?
जबकि गीला बालू कहता है दूधितहीन होता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। इसका कारण परावर्तन है साथियों, ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण साथियों दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल खतरे का प्रतीक है। कहता प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, खून का रंग लाल है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, तो लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? किसके वजह से साथियों होता है? तो यह होता है धूलकण के वजह से, तो ऑप्शन सी में साथियों धूलकण दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इस प्रश्न का साथियों जवाब बताइए। कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आवृत्ति समान बनी रहती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कहता है ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, कहता ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, कहता ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, तो ऑप्शन साथियों सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? यह साथियों किसके कारण होता है? तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और व्यतिकरण दिया गया है। दोस्तों यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा। प्रश्न कहता सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जल से कांच में जाए, कांच से वायु में जाए, वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए। साथियों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो कांच से वायु में जाए, तो ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता पेट या शरीर के नई आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। यह साथियों किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है साथियों किस पर? तो आधारित होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, तो ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष साथियों किस कारण से बनता है? तो यह बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण से, तो ऑप्शन बी में दिया गया है अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? किस कारण साथियों थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? किस कारण से साथियों यह दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए साथियों, प्रकाश का अपवर्तन विकल्प किस में दिया गया है? तो विकल्प बी में दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न का था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, सीधी दिशा में चली जाती है, कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को साथियों क्या बोला जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कहता प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन और साथियों प्रकाश का अपवर्तन दिया गया है। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न साथियों, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा साथियों पूछा जा रहा है, क्यों जगमगाता है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? रेलवे इंजन, हवाई जहाज की उड़ान भरना, पॉप म्यूजिक और मोटर गाड़ी दिया गया है। तो दोस्तों हवाई जहाज की उड़ान भरना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन दिया गया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ध्रुवण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में साथियों दिया गया है आपको क्या? तो ध्रुवण दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितने मीटर दूरी होनी चाहिए साथियों? तो 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में दिया गया 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब बताइए। क्वेश्चन कहता है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से कता ढके रहते हैं, कता इसका उद्देश्य होता है। साथियों इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 28 फुट, 224 फीट, कहता है 56 फीट और 100 फीट दोस्तों दिया गया है। 56 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और परावर्तन कहता है साथियों यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब बताइए साथियों। कहता है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है: डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन और रेडियो तरंगों का अपवर्तन दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है,
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए तथा प्रकाश की गति के लिए। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो ध्वनि की तीव्रता साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। अगला प्रश्न कहता है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है। साथियों किस प्रभाव का यह घटना उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए लॉक कर लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल और ध्वनि का परावर्तन। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? दोस्तों क्या होना चाहिए इसका समय अंतराल? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और इनमें से साथियों कोई नहीं दिया गया है। तो साथियों परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालनों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और इंजीनियरों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों प्रयोग में लाता है? नौ संचालनों द्वारा। देखिए ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न कहता है हम रेडियो की घुंडी कहता है घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। साथियों यह किसके कारण संभव होता है? तो अनुनाद के कारण। अनुनाद देखिए साथियों ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद, व्यक्तीकरण, विवर्तन और परावर्तन। साथियों इसका कारण साथियों क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद। अनुनाद साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो कहता है साथियों क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉपलर प्रभाव संबंधित है कहता जनसंख्या से, ध्वनि से, मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से। साथियों डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है ध्वनि। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता है रेडियो का कहता समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का, व्यक्तीकरण का, अपवर्तन का और परावर्तन का। किसका उदाहरण है? तो अनुनाद का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दोस्तों अनुनाद दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? उष्मा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में और प्रकाश के रूप में। किसके रूप में दोस्तों निकलती है? तो उष्मा के रूप में निकलती है। ऑप्शन ए में साथियों उष्मा दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यक्तीकरण, अपवर्तन, अनुनाद और परावर्तन दिया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न देखिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है? किसमें साथियों चाल सबसे
अधिक होती है तो लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन कहता है एक जैव कथा पद्धति जिसमें प्रासर्बीय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, साथियों उसका नाम बताइए। उसका नाम हो जाएगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ईईजी का बात किया जाए साथियों तो यह मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीजी का बात किया जाए तो यह हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है पराध्वनिक विमान किसके नामक कहता है एक प्रघाती पैदा करते हैं। साथियों इस प्रश्न का उत्तर का बात किया जाए तो प्रासर्बीय तरंग हो जाएगा। प्रासर्बीय तरंग ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, कितना स्तर होता है साथियों मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर? 100 डीबी। डीबी का मतलब साथियों डेसिबल याद रखिएगा। कहता 60 डेसिबल, 90 डीबी और 120 डीबी दिया गया है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 60 डीबी 60 डेसिबल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 डेसिबल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार, कवासर, कथा स्पंदक और रडार दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प ए के साथ चला जाएगा, सोनार। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इको कहता है साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सी तरंगे शून्य में संचार नहीं कर सकती? साथियों 4 विकल्प दिया गया है, बताइए कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन तरंग नहीं कर सकती? तो ध्वनि नहीं कर सकती, ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ग्रेनाइट, पानी, लोहा और हवा दिया गया है साथियों, तो लोहा हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा अपरक्त तरंग, ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में और ठोस माध्यम में दिया गया है, तो निर्वात हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता और तरंग धैर्य दिया गया है। दोस्तों आवृत्ति इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? साथियों इनमें से बताना है, कहता कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये निर्वात में चल सकती है तथा इनको ध्रुवित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। साथियों 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह आपको सत्य है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपरोक्त दोनों, कहता है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। साथियों इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। प्रकाश तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है?
कौन घटना हो जाएगा? विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवीकरण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ध्रुवीकरण इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया मैक्सवेल, न्यूटन, कहता है कॉम्पटन और आइंस्टीन। दोस्तों इसका प्रतिपादन किया आइंस्टीन साहब, अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, व्यक्तीकरण, अपवर्तन और विक्षेपण। क्या कहलाता है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन दिया गया है। कौन घटना है साथियों? तो ध्रुवण है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? इसका साथियों मुख्य प्रदूषक होता है डाइऑक्सिन और बेंजीन। ऑप्शन ए ही में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। उस पदार्थ का दोस्तों क्या नाम है? तो उसका नाम है बेंजोइक एसिड, सोडियम लवण। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब लॉक कीजिए। कहता खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। कहता है पतला करके CO पतला परत को, कहता SO परत को, O परत को और O परत को दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा O परत को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? साथियों उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है साथियों मेथिल आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों दिया गया है। कहता उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और कहता संपोषण में आवश्यक तत्व होता है सिलिकॉन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता बारूद एक मिश्रण होता है। दोस्तों बारूद किसका मिश्रण होता है? तो कहता है बारूद किसका मिश्रण होता है? तो नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्जाम के लिए साथियों जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।